स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो सीरीज में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल में सरकार के टेलीलॉ कार्यक्रम ने एक नई उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि इस कार्यक्रम से पूरे देश के 40 लाख लाभार्थी सशक्त हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, टेलीलॉ पूर्व मुकदमेबाजी यानी प्री लिटिगेशन चरण में कानूनी सलाह और परामर्श प्राप्त करने हेतु वंचितों तक पहुँचने का एक ई इंटरफेस तंत्र है। बताते चले, टेलीलॉ कार्यक्रम विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के तहत एक पहल है। ध्यान रहे, टेलीलॉ सेवा टेलीलॉ मोबाइल ऐप के जरिए अब सीधे प्रयुक्त की जा सकती है। आपको टेलीलॉ का संक्षिप्त परिचय करा दें। दरअसल टेलीलॉ का अर्थ कानूनी सूचना एवं परामर्श प्रदान करने के लिए संचार व सूचना तकनीकी का इस्तेमाल करना है। यह कार्यक्रम वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, यह पंचायत स्तर पर स्थित कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के जरिए पैनल अधिवक्ताओं के साथ कानूनी सहायता चाहने वालों व वंचितों को परस्पर जोड़ता है। वकीलों और लोगों के बीच यह ई संवाद दरअसल कॉमन सर्विस सेंटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से होता है। बताते चले, यह कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए हाशिए पर बसर करने वाले समुदाय को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए न्याय विभाग की नालसा तथा CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सिटीज 2.0 कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। बताते चलें, सिटीज का पूर्ण रूप है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो शहरों में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाली चुनिंदा परियोजनाओं की सहायता करना है। इसके साथ ही सिटीज 1.0 के अनुभव व सफलताओं का लाभ उठाना और उनका विस्तार करना भी इसमें सम्मिलित है। अगर इस योजना की अवधि की बात करें तो 2023 से 2027 तक यानी 4 साल के लिए होगी। दरअसल सिटीज 2.0 की परिकल्पना आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, क्रेडिट स्टॉल फॉर बिडे ऑफ वाउ, यूरोपीय संघ व अंतर्राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के साथ साझेदारी में की गई है। यह योजना चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु प्रतिस्पर्धा रूप से चयनित परियोजनाओं का समर्थन करने में परिकल्पना करती है। सिटीज 2.0 के लिए वित्त पोषण में AFD व जर्मनी विकास बैंक KfW प्रत्येक से 100 बिलियन यूरो का ऋण, जबकि यूरोपीय संघ से 12 मिलियन यूरो का तकनीकी सहायता अनुदान शामिल होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिटीज 2.0 के 3 घटक हैं, जिनमें 18 स्टार्टअप शहरों तक जलवायु लचीलापन, अनुकूल व समान के निर्माण पर केंद्रित परियोजनाओं के विकास हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता शामिल है। तीसरे घटक में शहरी भारत में जलवायु शासन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र, राज्य और शहरी तीनों स्तरों पर भागीदारी भी शामिल है। ध्यान रहे, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मांग के आधार पर समर्थन के पात्र होंगे। इसके अलावा NIUA में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई राज्य सरकारों को तकनीकी और सामरिक सहायता के प्रावधान का समन्वय करेगी। गौरतलब हो कि सिटीज 1.0 को 2018 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 933 करोड़ रुपए में कुल परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव रखा है। बताते चलें, यह देश और राज्य के संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। गौरतलब हो कि यह कुंभ मेले के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व को भी बताएगा। बताते चलें, डिजिटल कुंभ संग्रहालय देखने वाले दर्शकों को ऑडियो वीडियो कमरों के साथ हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करके एक आधुनिक कुंभ का अनुभव प्रदान करना है। दरअसल इस संग्रहालय में आध्यात्मिक थीम वाली दीर्घाएं भी होंगी, जैसे कि आध्यात्मिक और कुंभ मेला व्याख्या दीर्घा, समुद्री मंथन दीर्घा और अखाड़ा दीर्घा। बता दें कि यहाँ प्रयागराज के इतिहास के साथ साथ वर्तमान शहर की जानकारी भी दी जाएगी। इसके साथ ही समुद्री मंथन गैलरी में फ्लोर प्रोजेक्शन द्वारा समुद्री मंथन महाकाव्य की कहानियां बताई जाएंगी। अखाड़ा गैलरी देश की अखाड़ा संस्कृति को उजागर करेगी। ध्यान रहे, इसमें शंकराचार्य की यात्राओं को दर्शाने वाला एक संवादात्मक प्रदर्शन होगा। अब आपको कुंभ मेले का संक्षिप्त परिचय करा दें। दरअसल कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल पर पहुँचते हैं। हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में क्षिप्रा, नासिक में गोदावरी और प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर इसका आयोजन होता है। इसका आयोजन 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। कुंभ मेले को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर बताया है। हाल में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक यानी एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में फिर से चुना गया है। बताते चलें, यह निर्णय हाल ही में जनेवा में आयोजित 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में लिया गया है। पहले दौर के मतदान में ही गिरीश चंद्र को भारी बहुमत से चुना गया। याद रहे, इस पद पर उनका कार्यकाल 4 साल की अवधि के लिए यानी 2024 से 2027 तक होगा। आपको स्मरण करा दें, गिरीश चंद्र मुर्मू पहले से ही 2019 से 2023 तक के लिए इस पद पर थे। गौरतलब हो, WHO के अलावा भारत के वर्तमान में खाद्य एवं कृषि संगठन और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक हैं। हाल में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने लखनऊ में समर्थ अभियान का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। बताते चलें, यह अभियान विशेष रूप से महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। ध्यान रहे, इस अभियान के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गाँव में बनाए जा रहे डिजिटल ग्राम सचिवालयों में प्रत्येक में बैंक सखियों की सेवाएं देने का प्रावधान भी होगा। यह बदलाव भारत के गाँव में महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद कर रहा है।
है। याद रहे कि अकेले उत्तर प्रदेश में 20 सखियों द्वारा 5,57,00,000 लेन देन करके डिजिटल परिवर्तन लाया गया है। हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 5 प्रमुख घोषणा की हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से पंचकर्म संकल्प की संज्ञा दी गई है। बताते चले, पंचकर्म संकल्प का उद्देश्य हरित नौवहन और बंदरगाहों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। 5 प्रमुख परियोजनाओं को देखें तो मंत्रालय द्वारा ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए 30% वित्तीय सहायता प्रदान करना, ग्रीन टैग ट्रांजैक्शन प्रोग्राम के तहत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, बीओ चिदंबरनार पोर्ट, पारादीप पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट और कांडला 2 टग खरीदना। इसके साथ ही नदी और समुद्री यात्राओं की सुविधा देने और निगरानी के लिए सिंगल विंडो पोर्टल की व्यवस्था करना। वर्ष 2024 तक जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और बीओ चिदंबरनार पोर्ट तुतीकोरिन को स्मार्ट पोर्ट बनाना, साथ ही समुद्री क्षेत्र में और अधिक सतत विकास लाने में मदद करना है। हाल में लंदन में एक समारोह में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता की घोषणा की गई है। बताते चलें, बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता है। इसके साथ ही टाइम शेल्टर यह पुरस्कार जीतने वाला मूल रूप से बुल्गारियाई में प्रकाशित पहला उपन्यास बन गया है। ध्यान रहे, एंजेला रोडेल ने इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए एक अंग्रेजी और प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 2005 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार रूप में हुई थी और इसे क्रैंक स्टार्ट फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित किया जाता है। यह प्रतिवर्ष ऐसी रचना के लिए दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में हो तथा प्रकाशित आयरलैंड या यूके में की गई हो। दरअसल भारत डेंगू के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन के निर्माण के पथ पर अग्रसर है। हाल ही में दवा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पेनेसिया बायोटेक ने चरण 3 के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में आवेदन किया है। इस टीके का परीक्षण अगस्त 2023 तक शुरू हो सकता है। बताते चले, ICMR के अनुसार भारत में डेंगू के 2 से 2.5 लाख मामले सालाना रिकॉर्ड किए जाते हैं। याद रहे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेंगू की पहचान 2019 में शीर्ष 10 वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में से एक के रूप में की थी। डेंगू एक वायरल रोग है जिसकी वाहक मादा मच्छर है। रोगी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। हाल में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने एक मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ यानी माई लाइफ की शुरुआत की है। इस ऐप का उद्देश्य जलवायु के लिए युवा कार्यों को उत्प्रेरित करना है। बताते चलें, यह ऐप लाइफ की अवधारणा से प्रेरित है जिसकी परिकल्पना COP26 में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। इस ऐप के माध्यम से पर्यावरण को बचाने में नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं की शक्ति को प्रदर्शित किया जाएगा। याद रहे, इसके 5 विषय होंगे: ऊर्जा बचाओ, पानी बचाओ, प्लास्टिक के एकल उपयोग को कम करना, दीर्घकालिक खाद्य प्रणाली को अपनाना तथा स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना है। गौरतलब हो कि मिशन लाइफ की शुरुआत पीएम मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया, गुजरात से की थी। हाल में भारतीय नौसेना ने टारपीडो वरुणास्त्र का वाटर हेड के साथ सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बताते चलें, इसने समुद्र के नीचे मौजूद टारगेट को निशाना बनाया है और यह परीक्षण अरब सागर में किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वरुणास्त्र स्वदेश रूप से डिजाइन और विकसित भारी वजन वाला टारपीडो है जिसे व्यापक परीक्षणों के बाद इसे युद्धपोतों पर शामिल किया जाएगा। यह नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं में इजाफा करेगी। ध्यान रहे, वरुणास्त्र जहाज से लॉन्च किए जा सकने वाला एक एंटी सबमरीन टारपीडो है। यह एक मिसाइल सिस्टम है। हाल में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया है। बताते चलें, इस अदालत में पेंशन संबंधी पुराने मामलों को उठाया जाएगा और इनका समाधान किया जाएगा। याद रहे, इसके अलावा प्री रिटायर्ड काउंसलिंग कार्यशाला का भी आयोजन दिल्ली में किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह कार्यशाला सभी मंत्रालयों और विभागों के 1200 अधिकारियों के लिए आयोजित की जा रही है जो अगले 6 महीने में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। जैसा की आप जानते हैं, अब तक 7 अखिल भारतीय पेंशन अदालतें आयोजित की जा चुकी है, जिनमें 24,218 मामले लिए गए हैं और 17,235 मामलों का समाधान किया गया है। हाल में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना 2.0 को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य निवेश आकर्षित करने और भारतीय कंपनियों की क्षमता को बढ़ावा देना है। बताते चलें, इसके अंतर्गत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइस आते हैं। इस योजना का बजट 17,000 करोड़ है जो कि 6 वर्ष की अवधि के लिए है। इससे प्रत्यक्ष रूप से 75,000 रोजगार मिलेंगे। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है और विनिर्माण में वैश्विक चैंपियन बनना है। यह योजना मार्च 2020 में शुरू हुई थी। हाल ही में विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से माहिर नाम से एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की है। बताते चलें, माहिर का पूरा नाम मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च है। अब आपको माहिर मिशन का उद्देश्य बता दें। दरअसल बिजली क्षेत्र में नवीनतम और उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर देश को विनिर्माण केंद्र बनाना और स्वदेशी अनुसंधान, विकास व प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना है। ध्यान रहे, इस योजना की प्रारंभिक अवधि 2023-24 से
2027-28 तक यानी 5 साल होगी। जैसा कि आप जानते हैं यह मिशन विचार से उत्पाद तक प्रौद्योगिकी जीवन चक्र दृष्टिकोण का पालन करेगा। अगर इस मिशन की संरचना की बात करें तो यह 2 स्तरीय है, तकनीकी कार्यक्षेत्र समिति तथा शीर्ष समिति। आपकी जानकारी के लिए बता दें इस मिशन को 2 मंत्रालयों के तहत ऊर्जा मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय संसाधनों को पूल करके वित्त पोषित किया जाएगा और किसी भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता भारत सरकार के बजटीय संसाधनों से जुटाई जाएगी। दरअसल माहिर मिशन के तहत शुरुआत में अनुसंधान के लिए 8 क्षेत्रों की पहचान की गई है। उल्लेखनीय है कि इस मिशन के तहत शीर्ष समिति द्वारा अनुसंधान क्षेत्र की पहचान और अनुमोदन के बाद दुनिया भर की कंपनियों संगठनों से परिणाम लिंक्ड फंडिंग के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। बताते चले यह मिशन भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों की पायलट परियोजना को भी वित्त पोषित करेगा। आपको यह वीडियो सीरीज कैसी लगी? आप एचपी सोलंकी स्टडी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।